नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट का लेक्चर रखा है। बेसिकली लास्ट टाइम चल रहा है तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज कर लेने चाहिए, जहां आपसे मिस्टेक हो सकती है या जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है और जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। मेरा नाम है योगेश जैन और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक रिवाइज करके चले जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर ऐसे आइसोमेरिज्म का भी बता दूंगा, जीओसी का भी बता दूंगा, ऐसे सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज हम लोग आईयूपीएससी की बात कर रहे हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है ना, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और जहां हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। तो वो मिस्टेक क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहां आपसे गलतियां हो जाती है, ठीक है ना। यही तो भाई, यही तो दर्द होता है ना, ठीक है। तो आज का जो लक्ष्य है, आज का जो गोल है वो तो यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएससी के अंदर क्या है वो बता देता हूं। अब देखो, आईयूपीएससी के अंदर ही हम बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, होमोलोगस सीरीज पढ़ लेते हैं। तो उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सिर्फ अकेले आईयूपीएससी के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो कौन कौन से टॉपिक्स को आपको एक बार देख के जाना है वो बता रहा हूं दोस्त। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फोकट के मार्क्स होते हैं, बस गलती कहां होती है वो देखो आप। गलती कहां होती है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में। स्ट्रक्चर आपको दिया होता है और उस स्ट्रक्चर में जब तक आप उस स्ट्रक्चर को चौड़ में नहीं बनाओगे तब तक आज से गलतियां होती रहेगी। तो मेरा आपसे एक ही सजेशन है भाई, मेरा तो, कि आप इस स्ट्रक्चर को चौड़ में बना लो। जैसे यहां पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो चौथा बॉन्ड भी आप हाइड्रोजन का इस तरह से बना लो। सारे बॉन्ड्स को खोल के लिख दो इस तरह से, ताकि आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने में गलती ना हो। तो एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी कि आपको चौड़ में लिख के फिर सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको पता है कि सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3, अगर एक पाई बॉन्ड है तो sp2 और 2 पाई बॉन्ड है तो sp, ठीक है ना। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा लेफ्ट से राइट आप सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि भैया आईयूपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग कर दी, मान लो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 इस तरह से, और पूछ लेगा भैया कार्बन नंबर सेकंड और कार्बन नंबर थर्ड का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ठीक है ना। इस तरह के 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा कि भैया सेकंड थर्ड का हाइब्रिडेशन बता दो, या सेकंड फोर्थ का हाइब्रिडेशन बता दो, या लेफ्ट से राइट बता दो, या राइट टू लेफ्ट बता दो। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। बात समझ में आ गई आपको। अब जैसे अपन सॉल्व भी कर लेते हैं। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो sp2, सारे सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 2 पाई बॉन्ड है तो sp, 2 पाई बॉन्ड है तो sp। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आप बता दो कि कोई सा भी क्वेश्चन बना दे, वो बता देंगे सारे हाइब्रिडेशन हमने निकाल लिए कार्बन के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। तो हाइब्रिडेशन के टॉपिक को रिवाइज कर जाना, सस्ता सा सवाल आता है। फिर नेक्स्ट सवाल आपका बन सकता है कार्बन हाइड्रोजन अल्कोहल अमीन। अब एक्चुअल में इससे डायरेक्ट सवाल बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसमें सवाल कैसे बन जाते हैं कि जैसे आगे चल के रिएक्शंस में ऐसे बोल देगा कि भाई प्राइमरी अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन कर रहा है या सेकेंडरी अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है, 1 डिग्री का मतलब क्या है, 2 डिग्री का मतलब क्या है। तो हमें इस टॉपिक को भी एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए और बहुत मतलब 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं, मैं खुद ही करा देता हूं आपको, रुको 1 मिनट, है ना। जैसे कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन की डिग्री होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री, कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री, कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, कार्बन से 4 कार्बन अटैच है तो 4 डिग्री। ये कार्बन की डिग्री है। एक बार कार्बन की डिग्री निकल गई तो फिर हाइड्रोजन और अल्कोहल की भी निकल जाएगी। कौन सी डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, मान लो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो उनको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 2 डिग्री से अटैच हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 4 डिग्री से अटैच नहीं हो सकते क्योंकि चारों कार्बन लगे हुए हैं। ऐसे ही अल्कोहल की बात करें तो अगर 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो तो 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अमीन में थोड़ा सा अलग चलता है। अमीन में क्या चलता है कि नाइट्रोजन से कार्बन कितने अटैच है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच है, जैसे इस नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया। नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया। इतनी सी बात थी बस। ये कार्बन हाइड्रोजन अल्कोहल और अमीन की डिग्री हो गई। फिर नेक्स्ट सवाल आपका बन सकता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का। हालांकि सीधे सीधे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट का क्वेश्चन भी नहीं आता,
ये होमोलोगस सीरीज से मिलता जुलता सवाल आएगा, होमोलोगस सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो इसमें 3 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं जो सबसे काम के हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सेम फंक्शनल ग्रुप माना गया है, वो डिफरेंट नहीं होते, वो सेम होते हैं। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और अल्कोहल और फिनॉल भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको एक बार देख लेना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, कौन से फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये हमें पता होना चाहिए भाई। समझ गए आप बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, तो उसमें अपन ने देखा था कौन से सैचुरेटेड होते हैं, कौन से अनसैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्कीन एल्काइन वाला पार्ट जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। तो इस तरह से सवाल दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। तो अनसैचुरेटेड वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे। बात समझ में आ गई। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक पे क्वेश्चन दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि रिंग जो बनी हुई है वो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बनी हो। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन से बनी है, यहां पर भी आप रिंग को देखोगे तो सिर्फ कार्बन कार्बन से बनी है, बाहर कुछ भी लगा हो, मुझे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिंग तो कार्बन से बनी ना, तो ये होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें रिंग में एक से ज्यादा एटम यूज हो रहे हो फॉर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पे कार्बन के अलावा ऑक्सीजन यूज हो रहा है, यहाँ कार्बन के अलावा नाइट्रोजन यूज हो रहा है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें हेट्रो एटम क्या होगा, जैसे इसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, इसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको रिवाइज करके चले जाना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। देखो गलती कहां होती है, बच्चा इसको भी हेट्रोसाइक्लिक मान लेता है कि OH लगा है, रिंग तो भाई कार्बन से बनी है ना, तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज। जैसे होमोलोगस सीरीज में आपको पता है कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और हर एक मेंबर CH2 यूनिट का डिफरेंस रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एक तो सीधे सीधे कि इसका होमोलोगी क्या होगा, एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बन सकता है, या इसका तीसरा होमोलोगी क्या होगा। कोई सीरीज दे दी, मान लो एल्केन का थर्ड होमोलोगी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछ सकता है कि एल्केन की होमोलोगस सीरीज का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के बताओ, तो CnH2n+2 वो एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2O। अब यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आप, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब उसका CnH2n+2O नहीं होगा, O2 होगा। मतलब मैं CnH2n+2 की बात नहीं कर रहा, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं ना भाई, तो O2 होना चाहिए, है ना। तो इतना कॉमन सेंस हमें लगाना है कि भाई ये बना भी पाएगा नहीं बना पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, जैसे ये 2 आइटम दे दिए, पूछ लेगा क्या ये होमोलोगी है, तो देखने में तो लगता है कि हाँ होमोलोगी है क्योंकि OH आ रहा है और यहां सिर्फ अंतर CH2 का दिख रहा है, लेकिन ये होमोलोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और ये है आपका डियर फिनॉल फंक्शनल ग्रुप। और अल्कोहल और फिनॉल के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अल्कोहल और फिनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो फंक्शन ग्रुप कैसा होना चाहिए, होमोलोगस सीरीज के लिए सेम होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्रिस्पी पॉइंट्स होते हैं ना, ये हम लोग भूल जाते हैं, या उस समय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो दिमाग में क्लिक नहीं करता। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ये अमीन है, तो ये नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अमीन है। यहां नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये कैसा है माय डियर, ये 2 डिग्री अमीन है। अब भले CH2 का अंतर आ जाए, लेकिन 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन तो अलग अलग फंक्शन ग्रुप है ना मेरे भाई, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये होमोलोगी नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड। अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। पूरे IUPAC में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना आती है और नंबरिंग करनी आती है तो आप किसी का भी IUPAC कर सकते हो। इनके रूल्स हमें पता होने चाहिए, अब वो सबके पता होने चाहिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन सबके पता होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। अब मैं एक जनरल रूल बता देता हूं आपको पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन का। मान लीजिए अगर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड सब कुछ लगा हुआ है, तो हमें पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, हमें वो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जिन कार्बन पे लगे हों वो कार्बन शामिल हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे आ जाए। अगर फंक्शन ग्रुप आ गए तो उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देंगे, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। बात समझ में आ गई, ये पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन का रूल है।
अब जैसे एल्केन का है तो यही खत्म हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एल्कीन एल्काइन का है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ही फंक्शन ग्रुप पिक्चर में आएगा तो फंक्शन ग्रुप को भी कंसीडर कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो सबके लिए यही रूल है पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए। फिर नंबरिंग की बात आती है, नंबरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है फिर नंबरिंग करनी है, समझ रहे हो ना? सीधे मत करने लग जाना, नेतागिरी नहीं करनी है ना? पहले बच्चा पैदा होता है उसका नाम फिर बाद में रखा जाता है, ठीक है ना? नंबरिंग के लिए क्या रूल है, जो आपने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करी है उसको नंबर करना है एक एंड से दूसरे एंड पे। कैसे नंबर करना है? मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को देना है, फंक्शन ग्रुप को मिनिमम देना है। मैंने 1 नहीं बोला, मिनिमम बोला है। 1 मिल जाए ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है ना? फिर मल्टीपल बॉन्ड को देना है। जब आप फंक्शन ग्रुप को मिनिमम दे दो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देने की कोशिश करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देने की कोशिश करो, और फिर सब सेट हो जाए तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। अब इसके बारे में चौड़ में लेक्चर में आपके पास पढ़े होते हैं, सब आपने पढ़ रखा है ना, ठीक है ना? तो आपको बस रिवाइज करने हैं सारे पॉइंट्स। मैंने आपको बस एक आइडिया बता दिया गलती कहां करते हो। अब इसमें भी कौन कौन से टॉपिक तो मेजरली आपको रिवाइज करने ही करने। एल्कीन एल्काइन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको रिवाइज करना है। यहां गलतियां हो जाती है, कभी एल्कीन की तरफ से नंबरिंग हो जाती है, कभी एल्काइन की तरफ से नंबरिंग हो जाती है। तो वो कब होती है वो रूल आपको ध्यान रखना है ना? एल्कीन की तरफ से कब करते हैं, एल्काइन की तरफ से कब करते हैं। दूसरा, जब एक जैसे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसे 2 एल्कीन आ गई तो हम ब्यूटा, हेप्टा, पेंटा ए वर्ड यूज करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कब यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन वाले पॉइंट को आप रिवाइज करके जाएंगे। साइक्लोएल्केन में जनरली गलती होती है कि रिंग को पेरेंट कार्बन चेन माने या ओपन चेन को पेरेंट कार्बन चेन माने। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा कंपाउंड बना देता हूं यहां पे, जैसे ये बना दिया, तो इस केस में अभी रिंग पेरेंट कार्बन चेन है, ओपन चेन वाली नहीं है। अभी भी रिंग पेरेंट कार्बन चेन है, ओपन चेन वाली नहीं है, लेकिन अब ओपन चेन है। जब ओपन चेन के अंदर ज्यादा कार्बन आ जाएंगे ना रिंग से, ओपन चेन के अंदर ज्यादा कार्बन आ जाएंगे ना रिंग से, तब ओपन चेन वाली पेरेंट कार्बन चेन होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना? जैसे साइक्लोएल्कीन है तो साइक्लोएल्कीन में एल्कीन को आपको 1 नंबर देना है, और जब 1 नंबर आप पाई बॉन्ड को दे दोगे ना तो सेकंड भी उसी को देना पड़ेगा, पूरा कवर करते हुए चलना है। तो वहां नंबरिंग का खेल होता है साइक्लोएल्कीन में, तो उसको भी आप रिवाइज करके जाए। फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर, जैसे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपके पेरेंट कार्बन चेन पे लगे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन इसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप है और कौन नहीं है। तो उसके लिए पूरा ऑर्डर है। जैसे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एनाइड्राइड आता है, एस्टर आता है, एसिडेलाइड आता है, अमाइड आता है, साइनाइड आता है, आइसोसाइनाइड आता है, अल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर अल्कोहल आता है, फिर थायोल्कोहल आता है, फिर अमीन आता है। तो ये ऑर्डर याद होना चाहिए आपको कि कौन मेन फंक्शन ग्रुप है और बाकी के क्या हो जाते हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो ये ऑर्डर में से कोई भी 3 ऑर्डर उठा लेगा, मान लो ये 3 उठा लिए, और पूछ लेगा क्या ये करेक्ट है, आगे पीछे करके दे देगा, है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है सीधे सीधे। बात समझ में आ गई आप? फिर एस्टर के आईयूपीएसी में भी एक दर्द आ जाता है, तो एस्टर का आईयूपीएसी भी आपको रिवाइज करके जाना है। एस्टर के आईयूपीएसी में दर्द क्या आता है कि ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है, इधर भी चेन है कार्बन की, इधर भी चेन है, तो ऑक्सीजन के जो इस तरफ वाली चेन है, ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ पार्ट जो है, जो कार्बन आ रहा है, अल्काइल ग्रुप आ रहा है, वो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। आपको बिना सोचे समझे दिमाग इच नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, बस उस ऑक्सीजन से जुड़े हुए पार्ट को सबसे पहले लिख देना है। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप चुपचाप मिथाइल लिख दो, बिना किसी होता, किसी को नहीं बताना, मिथाइल लिख दिया। अब आप बोलोगे सर ब्रोमो तो पहले आना चाहिए, वो तो अल्फाबेटिकली पहले आता है। नहीं, आप ऑक्सीजन से कुछ भी जुड़ा हो, मैं जुड़ा हूं तो मुझे पहले लिख दो वहां पे। समझ गए आप बात को? तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख दो, बाकी जैसे आप करते आ रहे हो आईयूपीएसी वैसे करनी है। अब आप लिखो 3 ब्रोमो, ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दोगे, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लिख दोगे, और एस्टर के लिए OH लिखते हो तो OH लिख दोगे, तो नाम हो जाएगा मिथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट, ठीक है ना? ऑक्सीजन से जुड़े पार्ट को पहले लिखना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको एक बार देख के जानी है। यहां सिली मिस्टेक्स हो जाती है अपन से, क्योंकि वो तो फंसाने के लिए आपको देगा, वो 3 ब्रोमो पहले लिख देगा, मिथाइल बाद में लिख देगा। बात समझ गए आप? तो आपको वहां पे ध्यान रखना है, थोड़ा सतर्क रहना है। आईयूपीएसी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी भी बहुत बार पूछा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट हर बार ही पूछ लेता है आईयूपीएसी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि आईयूपीएसी का सवाल सीधे भी आ सकता है, और आईयूपीएसी का सवाल 100% आएगा ही आएगा। एक तो सीधे आ सकता है, और 100% आएगा का मतलब यह है कि दूसरे जो चैप्टर है उसमें वो आईयूपीएसी नाम लिख के दे देगा आपको, बोलेगा कि ये फलाना कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी ये है, और इसकी रिएक्शन में इससे करा रहा हूं तो ये बन रहा है। अब दर्द आ गया, हमने आईयूपीएसी नेम ही नहीं
मतलब आईयूपीएसी नेमिंग से अगर अपन स्ट्रक्चर नहीं बना पाए तो हम वो रिएक्शन करा ही नहीं पाएंगे। वो रिएक्शन हमें आती है लेकिन आईयूपीएसी नेम से हम स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, तो आईयूपीएसी तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। बात समझ गए आप बात को? जैसे मान लो ये सेम कंपाउंड है, दोनों के दोनों, दो तरह से इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको पेरेंट कार्बन चेन मान रहे हो जो कि अलाउ है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, टोल्यूइन, ठीक है ना, तो आप नंबरिंग कहां से करोगे? मिथाइल वाली साइड से करोगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। लेकिन अगर आप बेंजीन को पेरेंट कार्बन चेन मान रहे हो तो उस केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करोगे। समझ गए? तो यहां तो आपका नाम क्या हो गया? 4 क्लोरोटोल्यूइन, और यहां नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो एक ही कंपाउंड का दो तरह से आईयूपीएसी नेम लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है कि पेरेंट कार्बन चेन आपने क्या कंसीडर करी है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी भी एक बार रिवाइज कर लेना दोस्त, ठीक है ना। फिर अगला क्या पूछ सकता है कि भैया सबसे ज्यादा चांसेस इस तरह के आइटम आने के होते हैं कि आपको आईयूपीएसी नाम लिख के दे देगा और फिर उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, भैया ये किसी स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है ना, ये किसी स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर आप अपना डायग्राम बनाओगे इससे डिकोड करके और फिर ऑप्शन को मैच कर लोगे। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं कि आप ऑप्शन का फटाफट आईयूपीएसी लिख लो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि दो ऑप्शन तो ऐसे कट हो जाते हैं, तो जल्दी हो जाता है सवाल, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवालों को करना कैसे है वो देख लो। सबसे पहले तो आप इसमें जैसे ये पेंट लिखा है, वर्ड रूट पकड़ोगे, वर्ड रूट से आपका ढांचा बन के आ जाएगा, भैया कितने कार्बन लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन लेने हैं। उसके बाद आप देखोगे कि क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, तो उसको रख दो आप COH लास्ट में, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ सेट है, ये मतलब ओपन चेन होगा, पहली बात। दूसरा, यहां पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। अब आप यहां पर क्या करोगे? इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट को सेट करना है। 3 नंबर पे ऑक्सो और 2 नंबर पे ब्रोमो लगा है, तो 3 नंबर पे ऑक्सो का मतलब यह है और 2 नंबर पे ब्रोमो का मतलब यह है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसी तरह से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहां से करोगे? अभी भी बहुत समय है हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास एनसीईआरटी है 11th की भी और 12th की भी पार्ट 2। तो 11th के पार्ट 2 में हाइड्रोकार्बन का चैप्टर, उसमें आईयूपीएसी है, और बाकी 12th के पार्ट 2 में जितने भी चैप्टर हैं वो सब अपने ही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसमें भी सब में आईयूपीएसी है। आपको एक्सरसाइज वाले पार्ट में जाना है, पीछे ही पीछे जो एक्सरसाइज होती है ना, उस एक्सरसाइज में शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को लगा जाओ, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। मैं तो कह रहा हूं आप मत करो रिवाइज कुछ भी, आप केवल उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जहां दर्द आए उस टॉपिक को रिवाइज करके चले जाओ, है ना, वहीं से आपका सारा दर्द का निवारण हो जाएगा, वहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे रूल्स दिमाग में वापस आ जाएंगे और एनसीईआरटी से ही जनरली सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट में कॉमन नेमिंग से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो। चाहे आप हेलो एल्केन, हेलो एरेन की बात कर लो, वहां पर भी आइसो सेकेंडरी वर्ड का यूज हो जाता है। अल्कोहल में भी आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी का यूज हो जाता है। अब हमें पता ही नहीं चल रहा आइसो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, तो कॉमन नेम में एक बार ये देख के जाना कि आइसो किसे कहते हैं, आइसो ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, टर्सरी ग्रुप क्या होता है, एक बार ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, ओम्स गैप्स वाली बात, यानी कि ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, ये जो एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, तो वो आप जरूर देख के जाएं, ओम्स गैप्स वाली बात। और भी बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे मेलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, है ना, थैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, है ना। इनके स्ट्रक्चर्स को आप एक बार देख के जाएं, है ना। सीधे सीधे पूछ लेगा, भैया ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कौन है चारों में से बताओ, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कौन है बताओ, या बोल देगा लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब लैक्टिक एसिड ही नहीं पता साहब, समझ रहे हो, लैक्टिक एसिड का कॉन्फ़िगरेशन R होगा या S होगा, लैक्टिक एसिड ही नहीं पता साहब, है ना। तो वो आप एक बार देख के जाओ, कायरल सेंटर कितने हैं लैक्टिक एसिड में, कायरल सेंटर कितने हैं टार्टरिक एसिड में, तो एक बार आप इनके स्ट्रक्चर्स को जरूर देख के जाए। जैसे पिरिडीन हो गया, पायरोल हो गया, इस तरह के स्ट्रक्चर देख के जाए। पिरिडीन पायरोल से आपसे पूछ लेगा कि पिरिडीन जो है वो होमोसाइक्लिक है हेटेरोसाइक्लिक है, पिरिडीन ना पता, तो एक बार स्ट्रक्चर देख के जाए, ठीक है दोस्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आप एक बार प्लीज देख के जाएं, है ना, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इनडायरेक्टली आएंगे किसी ना किसी फॉर्मेट में। जैसे मान लो कोई रिएक्शन करानी है तो उसमें आपको इनडायरेक्टली इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, मतलब आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग का यूज कर लिया जाता है वहां पे।
तो आईयूपीएसी तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसी तरह से बाकी के चैप्टर्स में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना। और कहां कहां गलतियां करते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, और कहां कहां से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दिया। मतलब एनसीईआरटी में कौन कौन सी जगह से आपको अभी भी आप मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे भी बैठ जाओगे ना आईयूपीएसी को लेके, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रगड़ दो, बस 2 घंटे में आपके वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रगड़ जाएंगे और आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना दोस्त। ठीक है, तो अगले चैप्टर आइसोमेरिज्म में मिलेंगे। धन्यवाद।